एक मोहब्बत सौ अफसाने में खुश आमदीद। पेश खिदमत है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना प्रायश्चित। बाबू बरजिंदर स्वरूप की यह आरजू थी कि अपने इकलौते बेटे बाबू नरिंदर स्वरूप को कोई सरकारी ओहदा दिलाएं। वो शहर के रईस थे, इसलिए कलेक्टर और दीगर हकाम से उनका मेल जोल रहता था। वो अक्सर मजिस्ट्रेट से मिलने जाया करते थे। रुखसत होते वक्त जब मजिस्ट्रेट उनसे मुस्कुराकर हलीमी से कहता, वेल बाबू बरजिंदर स्वरूप, मेरे लायक कोई खिदमत, उस वक्त बरजिंदर स्वरूप के दिल की तह से एक लंबी आह निकलती थी। वो सोचते थे अगर आज नरिंदर पढ़ लिख कर तैयार हो गया होता तो कैसा अच्छा मौका था। इसी तरह कई साल गुजरने के बाद बरजिंदर स्वरूप के शजर उम्मीद के फलने फूलने का वक्त आया। नरिंदर स्वरूप बीए के इम्तहान में कामयाब हुआ। आज बरजिंदर स्वरूप की शादमानी की कोई इंतहा न थी। आज वो अपने तई इंतहाई खुशकिस्मत और सुखी समझने लगे। नरिंदर की कामयाबी की खबर पाते ही वो फौरन कलेक्टर से मिले और अपनी ये ख्वाहिश जाहिर कर दी कि नरिंदर स्वरूप को डिप्टी कलेक्टरी के लिए नामजद करा दिया जाए। कलेक्टर ने इस बात को मंजूर कर लिया और उसके लिए कोशिश करने का भी वादा कर लिया। उधर नरिंदर स्वरूप और ही धुन में था। वो चाहता था कि वलायत जाकर सनत व हरफत की आला तालीम हासिल करूं और वहां से लौटकर मादरे वतन के सनत व हरफत को फ़रोग दूं। वो अपने ख्यालात वालिद के रूबरू जाहिर करने का मौका तलाश ही कर रहा था कि बाबू बरजिंदर स्वरूप ने उसे अलहदगी में बुलाकर कहा, मेरे ख्याल में अब तुम्हारी तालीम खत्म हो चुकी, अब तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। नरेंद्र स्वरूप पसोपेश के साथ बोला, तालीम तो अभी खत्म नहीं हुई और ना कभी खत्म होती है, हाँ आदमी सारी उम्र पढ़ता रहे। बरजिंदर स्वरूप, वो अलहदा बात है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अब तुम इस लायक हो गए हो कि जिस लाइन में जाना चाहो जा सकते हो। इतना कहकर बरजिंदर स्वरूप कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर खुश होकर बोले, तुम्हें यह मालूम करके खुशी होगी कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी लाइन सोची है जिसके लिए बड़े बड़े आदमी ख्वाहिशमंद रहते हैं। नरिंदर स्वरूप चौंक पड़ा। उसने घबराकर पूछा, कौन सी लाइन? बरजिंदर स्वरूप ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डिप्टी कलेक्टरी। उन्होंने समझ रखा था कि नरिंदर ऐसे आला ओहदे की बात सुनकर बेहद खुश होगा, मगर जब उन्होंने देखा कि डिप्टी कलेक्टरी का नाम सुनते ही नरिंदर के चेहरे का रंग फक हो गया, तब उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने जरा घबराकर नरिंदर स्वरूप से पूछा, क्यों, क्या ये ओहदा तुम्हें पसंद नहीं? नरिंदर स्वरूप ने इस्तकलाल के साथ जवाब दिया, जरा भी नहीं। सिर्फ नापसंद ही नहीं बल्कि मैं इससे नफरत करता हूँ। नफरत? ये कहकर बरजिंदर स्वरूप उठ खड़े हुए। बेटे के पास आकर बोले, नरिंदर, मुझे तुम्हारी अकल पर ताज्जुब हो रहा है। जिस ओहदे के लिए लोग तरसते रहते हैं, जिसके उसूल के लिए लोग एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते हैं, उस ओहदे से तुम नफरत करते हो। अगर कोई दूसरा आदमी ये बात कहता तो मुझे उसका दिमाग सही होने में शक गुजरता। नरिंदर, हाँ कुछ ही हो, मगर मैं आपसे साफ साफ कहता हूँ कि इस ओहदा से मुझे सरासर नफरत है। बरजिंदर स्वरूप के शजरे उम्मीद की जड़ में कुल्हाड़ा लगा। उनके हवाई केले डगमगाने लगे। उन्होंने नाराज होकर पूछा, आखिर इस नफरत का सबब? नरिंदर, अव्वल तो मैं मुलाजमत नहीं करना चाहता, खा वो डिप्टी कलेक्टरी हो या मजिस्ट्रेटी। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। दोयम मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अभी तालीम ना बंद करूं। बरजिंदर, मुझे ये उम्मीद ना थी कि इतनी आला तालीम पाकर भी तुम्हारे ख्यालात इतने लुचर होंगे। मैं ये तस्लीम करता हूं कि डिप्टी कलेक्टरी मुलाजमत है, मगर ऐसी मुलाजमत है जिस पर लोगों को नाज होता है। नरिंदर, बिला शक लोगों को नाज होता है, मगर मुझे नाज नहीं हो सकता। इसके अलावा सबसे मुकद्दम बात यह है कि मैं अभी अपनी तालीम नहीं बंद करना चाहता। बरजिंदर, आखिर अब कब तक पढ़ोगे? समझ में नहीं आता कि अब तुम्हें और पढ़ने की जरूरत ही क्या है। देखो बेटा नरिंदर, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया कि तुम कहीं नौकरी करके चार पैसे कमाओ, क्योंकि ईश्वर के फजल से तुम्हें रुपए पैसे की कमी जरा भी नहीं है। तुम सारी उम्र चार आदमियों को खिलाकर खा सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ तालीम के लिए पढ़ाया है, और इसके साथ ही इसलिए कि तुम्हें ऐसा ओहदा मिल जाए जिससे आइंदा इस खानदान का नाम इज्जत के साथ लिया जा सके। नरिंदर, अगर आपने मुझे सिर्फ तालीम के लिए पढ़ाया है तो अब आइंदा भी इसी नुक्ता निगाह से मेरी तालीम जारी रखिए। और नाम चलने की जो बात आप कहते हैं, सो इसके लिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा जिससे आइंदा आपका नाम इज्जत व एहतराम के साथ लिया जा सके। बरजिंदर स्वरूप के चेहरे पर नाखुशी और तकलीफ के जज्बात नमूदार हो गए। उन्होंने समझा नरिंदर के जरिए उनकी ख्वाहिश का पूरा होना दूर की बात है, मगर बरजिंदर स्वरूप उस तबीयत के आदमी न थे जिनकी उम्मीद की डोर जरा से ही झटके में टूट जाती है। वो निहायत मुस्तकिल मिजाज आदमी थे और इसीलिए अभी मायूस नहीं हुए। उन्होंने नरिंदर से कहा, देखो इस बारे में तुम खूब गौर कर लो। जल्दी में बगैर सोचे समझे कोई बात ठान लेना मुनासिब नहीं। मैं तुम्हें इसके लिए 2 दिन की मोहलत देता हूँ। नरिंदर, अगर गुस्ताखी में शुमार ना हो तो यही बात मैं आपसे भी कह सकता हूँ कि आप भी फिर इस पर गौर कर लीजिए।
इन 2 दिनों में नरेंद्र स्वरूप ने अपने ख्यालात बदलने की बड़ी कोशिश की, मगर उनका ज़मीर यही कहता रहा कि उन्हें डिप्टी कलेक्ट्री से सिर्फ बेइत्मीनानी ही नहीं बल्कि दुख भी होगा। उधर बरजिंदर स्वरूप का ख्याल यही रहा कि उन्हें सुख सिर्फ उसी हालत में होगा जब वो नरेंद्र को डिप्टी कलेक्ट्री की कुर्सी पर मुतमक्किन देखेंगे। इधर नरेंद्र के सीने में आला तालीम की तशनगी थी, उधर बरजिंदर स्वरूप उसे बिल्कुल फजूल समझ रहे थे। 2 दिन गुजर गए तो बरजिंदर स्वरूप ने बेटे से इस बारे में फिर गुफ्तगू की, मगर नरेंद्र स्वरूप ने साफ साफ कह दिया, मैं डिप्टी कलेक्ट्री हरगिज़ नहीं करूँगा। मेरी ख्वाहिश वलायत जाकर तालीम हासिल करने की है और इस ख्वाहिश को मैं ज़रूर पूरा करूँगा। बेटे की ये इस्तकलाल भरी बात सुनकर बरजिंदर स्वरूप सन्नाटे में आ गए। वो नहीं सोच सके कि बेटे की इस बात के आगे क्या कहें। उन्होंने गिरे हुए लहजे में सिर्फ इतना कहा, अच्छा तुम्हारी मर्जी। नरेंद्र की माँ शोहर को उदास देखकर बोली, आज तुम बड़े उदास हो। नरेंद्र ने क्या जवाब दिया? बरजिंदर, उससे जिस जवाब की तवक्को नहीं थी उसने वही जवाब दिया। मेरी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गईं। अब तक मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत और सुखी समझता था, मगर आज मैं अपने तई बड़ा बदकिस्मत और दुखी समझता हूँ। हाय अफसोस, जिस नरेंद्र पर मैं बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध रहा था उस नरेंद्र ने ये जवाब दिया। ऐसे बेटे से तो मैं। नरेंद्र की वालदा शोहर को रोक कर बोली, ये क्या बात मुंह से निकालते हो? उसका जी नहीं चाहता तो जाने दो, हमें नौकरी नहीं करानी, कमी किस बात की है? बरजिंदर, कमी तो किसी बात की नहीं, बात तो सारी ओहदे की है। ऐसी मुलाजमत भला कहीं मिलती है? ये तो मेरा ही दम है कि बगैर किसी तरद्दुद के ऐसी नौकरी मिल रही है, नहीं तो बच्चा मारे मारे फिरता, कोई टके को ना पूछता। खैर, अगर आज कोई दूसरा लड़का होता तो मैं अपना हौसला उसी के जरिए पूरा कर लेता, इसका जो जी चाहता करता। बड़ी भारी बात तो यह है कि मैं कलेक्टर साहब के पास खुद दौड़ा गया और उनसे भी बहुत कुछ कहा सुना, तब वो राजी हुए। अब जिस वक्त उनसे ये कहूँगा कि लड़का इसे मंजूर नहीं करता, जाने दीजिए, तो वो अपने दिल में क्या कहेंगे कि अच्छा लड़का है जो ऐसी मुलाजमत मंजूर नहीं करता, और फिर बाप की ख्वाहिश के बावजूद भी। नरेंद्र की माँ एक लंबी आह भरकर बोली, तो फिर क्या करें? कोई बच्चा हो तो डांट कर धमका कर समझा दें। वो अब बच्चा तो नहीं है, नेको बद सब समझता है, उसे कैसे समझाएं? अपना तुम मुंह से कहने का ही बस है। बरजिंदर, इस लड़के ने मेरा बुढ़ापा बिगाड़ दिया। उम्मीद थी कि नरेंद्र पढ़ लिख गया है, बुढ़ापे में आराम मिलेगा, मगर सुख आराम मिलना तो दरकिनार, उल्टा दुख हो गया। खैर, जो ईश्वर की इच्छा। मैंने सब्र कर लिया, अब उसका जो जी चाहे करे। इस वाकया के बाद बरजिंदर स्वरूप बेहद उदास और दुखी रहने लगा। नरेंद्र की वालदा अगरचे बेटे के हक में थी, मगर शोहर को मुस्तरिब देखकर नरेंद्र की इस कार्रवाई से उसे भी तकलीफ हुई। उसने एक रोज मौका पाकर नरेंद्र से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हारी इस जिद से बड़े दुखी हैं, क्यों उन्हें बुढ़ापे में दुखी करते हो? जैसा कहें वैसा ही करो। नरेंद्र स्वरूप बोला, माँ ये तो तुम ठीक कहती हो, मगर मैं क्या करूं? मेरी आत्मा इस बात को मंजूर नहीं करती। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वलायत जाकर अभी और पढ़ूं लिखूं। ये पहला मौका था जब नरेंद्र स्वरूप ने वलायत जाने का इरादा जाहिर किया। माँ दीदे फाड़कर बोली, क्या कहा? वलायत जाकर? है भगवान, तो क्या हमें इस बुढ़ापे में अकेले छोड़कर परदेश जाना चाहता है? क्यों नरेंद्र, तेरा दिल इतना सख्त कैसे हो गया? क्या तुझे हमारी मोहब्बत नहीं रही? नरेंद्र माँ की बात पर दिल में हंसा, मगर बाद अज़ां ये सोच कर कि एक अनपढ़ हिंदुस्तानी औरत के ऐसे ख्यालात का होना बिल्कुल कुदरती अमर है, बोला, माँ परदेश जाने में बुराई ही क्या है? सैकड़ों जाते हैं, वहाँ सिर्फ 3-4 बरस रहना पड़ेगा। मेरी तालीम के लिए 3-4 साल बर्दाश्त कर लो, कौन बड़ी बात है? लोग तो मुद्दतों परदेश में रहते हैं। नरेंद्र की वालदा आंखों में आंसू भरकर बोली, ना बेटा, मुझसे ये कभी ना सहा जाएगा। हाँ, जो तेरे पिताजी इस बात पर राजी हो जाते तो छाती पर पत्थर रखकर सह भी लेती, मगर अब तो ये दुख नहीं सहा जाएगा। क्या तेरा दिल ये मानता है कि हम दोनों को कुढ़ाकर तू परदेश जाए? ये बात नरेंद्र के दिल से टकरा गई। वो मुस्तरिब होकर बोला, मेरा दिल तो ये बात, मगर इसमें नुकसान ही क्या है? वालदा, बेटा अभी तू हमारे जी का दुख नहीं समझ सकता। जब तेरे बाल बच्चे होंगे उस वक्त तुझे पता लगेगा कि बेटे से जुदा होने पर माँ बाप का जी कितना दुखी होता है। देख, वो 7-8 दिनों में ही आधे रह गए। जो यही हाल रहा तो वो कितने दिन जिएंगे? क्या तेरे पीछे मुझे इस बुढ़ापे में वो दिन? नरेंद्र की वालदा आगे कुछ ना कह सकी, फूट फूट कर रोने लगी। नरेंद्र समझ गया, माँ का मतलब ये है कि अगर बाप का यही हाल रहा तो वो बहुत दिनों जिंदा न रहेंगे और इस तरह माँ को बेवगी की तकलीफ उठाना पड़ेगी। ये एक ऐसी बात थी जिसने नरेंद्र को मुस्तरिब कर दिया। उसको अब ये फैसला करते देर नहीं लगी और एक सर्द आह भरकर माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारे हुक्म से बाहर नहीं हूँ।
जैसा पिताजी कहते हैं वैसा ही करूंगा। नरेंद्र स्वरूप को डिप्टी कलेक्टरी करते हुए 1 साल का अरसा हो गया। अब बाबू बरजिंदर स्वरूप बहुत सुखी हैं, मगर नरेंद्र स्वरूप के लिए इस जहां में सुख या राहत नहीं। जिस काम के लिए उसके दिल में उमंग थी और जिस मकसद की खातिर वो अपनी जिंदगी को जरूरी समझ रहा था, उससे यकलख्त और जबरदस्ती हटा दिए जाने के सबब उसके दिल को सख्त सदमा पहुंचा। नरेंद्र स्वरूप की सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो इस बात को बखूबी समझ रहा था, मगर उसे अपनी जिंदगी से मोहब्बत बहुत कम हो गई थी, इसलिए उसने इस बात की चंदा परवाह न की। नतीजा ये हुआ कि कमजोरी के बायस उसे बुखार रहने लगा। बुखार के बावजूद भी उसने 2 माह तक सख्त मेहनत की। आखिरकार जब वो बिल्कुल कमजोर हो गया तो छुट्टी लेकर घर आया। वहां इसका इलाज मुआवजा होने लगा, मगर बुखार पहले ही अपना काम पूरा कर चुका था। चुनाचे रुखसत लेने के 2 माह बाद ही नरेंद्र स्वरूप इस जहाने फानी से चल बसा। उसकी वफात से जो गम उसकी वालदा और बाबू बरजिंदर स्वरूप को हुआ वो नाकाबिले बयान है। बाबू बरजिंदर स्वरूप बेटे की मौत के गम से पागल हो गए। उनके दिल में बहुत ज़बरदस्त तासुफ इस अमर का था कि उन्होंने बेटे की ख्वाहिश पूरा करने के बजाय उससे अपनी ख्वाहिश पूरी कराई। अगर वो इसकी ख्वाहिश पूरी कर देते तो शायद उन्हें इसकी मौत से इस कदर सदमा ना होता। इस सख्त तकलीफ से उनका तन मन जल कर खाके स्याह हुआ जाता था। बाज़ औक़ात अपने आप को ही वो नरेंद्र की मौत का बाहिस समझने लगते थे। वो शबो रोज़ बैठकर यही सोचा करते थे कि उस दिल की आग को कैसे बुझाएं। चुनाचे अपना दिल बहलाने के लिए उन्होंने सैरो सियाहत का इरादा किया। फिरते फिराते एक रोज़ वो बरियाग पहुंचे। वहाँ एक रोज़ वो अपने एक पुराने दोस्त बाबू अमरनाथ से मिलने के लिए गए। उनसे गुफ्तगू करने और अपनी दास्ताने गम सुनाने के बाद वो चलने ही को थे कि बाबू अमरनाथ का बेटा श्यामनाथ वहाँ आ पहुंचा। उसकी उम्र कोई 25 बरस के करीब थी। उसे देखकर बरजिंदर स्वरूप को बेटा याद आ गया। उनके दिल से एक आहे जिगर पाश निकली। श्यामनाथ बरजिंदर स्वरूप को प्रणाम करके उनके पास आ बैठा। बरजिंदर स्वरूप ने उसकी तालीम वगैरह के बारे में गुफ्तगू शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि श्यामनाथ ने इसी साल बीए पास किया है। बरजिंदर स्वरूप ने पूछा, अब आइंदा क्या करने का इरादा है? पेशतर उसके कि श्यामनाथ कोई जवाब दे के बाबू अमरनाथ बोल उठे, इसका इरादा तो अभी पढ़ने का ही है, मगर मेरा ख्याल है कि अब पढ़ना फजूल है। बरजिंदर स्वरूप को अपने ऊपर बीते हुए गुज़श्ता वाक़यात याद आ गए। वो आहे सर्द भरकर बोला, आखिर आपका ऐसा ख्याल क्यों है? अमरनाथ, महज इसलिए कि मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं उसे आगे तालीम दिला सकूं। मैंने इतना जो कुछ किया वो अपनी ताकत से बाहर है। अब मुनासिब है कि ये कहीं मुलाजमत करे जिससे 4 पैसे की आमदन हो और मुझे इस बुढ़ापे में सहारा मिले। बरजिंदर स्वरूप ने श्यामनाथ से पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा क्या इरादा है? श्यामनाथ, मेरा इरादा तो यही था कि मैं अभी कुछ दिन और पढ़ता, मगर मजबूरी है। श्यामनाथ के आखिरी अल्फाज से साफ जाहिर था कि उसे इस अमर का बड़ा दुख है। उसके बाद श्यामनाथ उठकर चला गया। बाबू बरजिंदर स्वरूप भी थोड़ी देर इधर उधर बातें करने के बाद अपनी फरूदगाह को चले आए। रात को जब बाबू बरजिंदर स्वरूप पलंग पर लेटे तो उनके सीने में छुपा हुआ दुख फिर उमड़ आया। वो रोज की तरह फिर नरेंद्र की याद में तड़पने लगे। दिन निकलते ही उन्होंने अमरनाथ को लिखा, मुझे ये मालूम होकर तकलीफ हुई कि आप श्यामनाथ को रुपए की कमी के सबब तालीम नहीं दिला सकते। श्यामनाथ जैसे आपका बेटा है वैसे ही मेरा बेटा है। मैं इसकी तालीम के अखराजात अपने ज़िम्मा लेता हूँ। उम्मीद है आप उसे मंजूर करेंगे। आपको इसलिए ये तजवीज़ मंजूर कर लेनी चाहिए कि ऐसा करने से आप एक बेटे की मौत के गम से मुस्तरिब बाप के दिल की आग को कम करने में बहुत मददगार साबित होंगे। आपका दोस्त बरजिंदर। इसके जवाब में अमरनाथ ने लिखा, प्यारे दोस्त, मैं किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ईश्वर तुम्हें इसके एवज में शांति दे। अमरनाथ। बाबू बरजिंदर स्वरूप चिट्ठी लेकर एक मेज के पास गए जिस पर नरेंद्र स्वरूप का फोटो रखा हुआ था। चिट्ठी को फोटो के सामने रखकर भर्राई हुई आवाज में बोले, बेटा नरेंद्र, तेरी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। बरजिंदर स्वरूप की आंखों से सैलाब अश्क बह निकला, मगर इस सैलाब अश्क में दिल की आग बुझाने की ताकत मौजूद थी। बाबू बरजिंदर स्वरूप ने अपने पाप का प्रायश्चित कर दिया।